नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दार के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि बेटा आप सभी को पता है, हमारे चैप्टर 3 हिस्ट्री का 3 पार्ट जो है हो चुके हैं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे चैप्टर 3 का ही चौथे नंबर का पार्ट। हमने बेटा अफ्रीका तक की जो है कहानी देख ली थी और अफ्रीका की जो है हमें कहानी स्टार्ट करनी है। वो आगे क्या करनी है बेटा, 2.3 से रेंडर पेस्ट वाली से क्या करनी है, हमें कहानी स्टार्ट करनी है। कहाँ से स्टार्ट करनी है बेटा कहानी? रेंडर पेस्ट से कहानी स्टार्ट करनी है। रेंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी थी जो कहाँ फैल गई थी बेटा? अफ्रीका में फैल गई थी। या फिर इसको किस नाम से और जाना जाता है बेटा? कैटल प्लग के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको बेटा? कैटल प्लग के नाम से भी इसको जाना जाता है। कैटल महामारी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? कैटल प्लग जो है इसको बोल सकते हैं। बेटा थोड़ा सा कट रहा है, 1 मिनट सभी मेरे प्यारे साथी थोड़ा सा सब्र करें और मैं इसको कैमरे को थोड़ा सा सही से सेट कर देता हूं, जिससे जो है कटना नहीं होगा। तो बेटा जी आपका ये जो कैमरा है वो पूरा देख लीजिए, आप सेट हो चुका है। अब कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। मैंने इसको अच्छे से जो है सेट इसको कैमरे को कर दिया है। भाई बात का ही करनी है, हमें अफ्रीका की करनी है। रेंडर पेस्ट या कैटल प्लग के बारे में हमें क्या करनी है, यहाँ पे बात करनी है। जैसा कि बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका के ऊपर बेटा सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज की क्या हुई थी, निगाहें जो है रखी हुई थी। सारी की सारी जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी निगाहें रखी हुई थी। एक बार मैं वर्ल्ड मैप दिखा देता हूँ और वर्ल्ड मैप देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे वही यूरोप है, कहाँ पे अफ्रीका है। तो वर्ल्ड मैप दिखाने के लिए बेटा मुझको कैमरे को 1 सेकंड जो है घुमाना पड़ेगा वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो थोड़ा सा सभी लोग पहले एक बार वर्ल्ड मैप देख लीजिए। सभी मेरे प्यारे साथी देखिए बेटा, आपको यहाँ पे बेटा वर्ल्ड मैप मैंने आपको यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया है। वर्ल्ड मैप पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो यूरोप है, यूरोप ये इस जगह पे है और अफ्रीका आपका इस जगह पर है। वर्ल्ड में कहाँ पे है ये बेटा? ये पूरा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये आपका क्या है बेटा? यूरोप कॉन्टिनेंट है। ये आपका क्या है? इंडिया है। और ये आपका रशिया है, ये आपका कजाकिस्तान है, ये आपका चाइना है। तो अपन को यहाँ पे सारी कंट्रियों से कोई मतलब नहीं है। ये जो है यूएसए, ये आपका ग्रीन ग्रीन पोर्शन में आपको दिख रहा है, ये आपका भाई कौन सी कंट्री है? आपकी यूएसए कंट्री है ये। और ये आपका क्या है बेटा? अफ्रीका है। ये क्या है बेटा? आपका अफ्रीका है। और ये दूसरा आपका जो है वो क्या है भाई? यूरोप है। ये क्या है? मेन आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो इसकी पढ़ रहे हो। किसकी पढ़ रहे हो? इस यूरोप की हिस्ट्री को क्या कर रहे हो आप? यहाँ पढ़ रहे हो। और ये क्या है आपका? इंडिया और आपका जो है चाइना। ये आपको इन कंट्रीज की लोकेशन पता होना चाहिए। चाइना, इंडिया और ये आपका अफ्रीका और ये आपका क्या? यूरोप। और इधर आपका क्या है? ये आपका यूएसए। ये लोकेशन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनकी लोकेशन बेटा आप लोग एक बार वापस से देख लीजिए। और अब चलते हैं अपने बेटा वापस से बोर्ड की तरफ। तो बेटा अभी हमने देखा वर्ल्ड मैप को, हमने अभी देखा। तो वर्ल्ड मैप को देखने के बाद आपको इतनी चीज समझ में आई होगी कि कहाँ पे क्या लोकेशन जो है दी हुई है। ठीक है, तो भाई क्या बताया मैंने कि भाई पूरे के पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी सब जो है निगाहें गड़ा के बैठी थी कहाँ पे? अफ्रीका के ऊपर अपनी निगाहें बनाकर जो है वो बैठी हुई थी। अब इस पे इनका निगाहें बना के बैठने का रीजन क्या था? मैंने बेटा पिछली वीडियो में बताया था कि अफ्रीका में क्या करने वाले थे? यूरोपियंस ने एक मीटिंग की थी अफ्रीका को डिवाइड करने की। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट में कई सारी कंट्रियां हैं जिन्होंने क्या किया हुआ था बेटा? उस समय अफ्रीका के ऊपर कब्जा जमाया हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने उसको कब्जे को जमाया क्यों था या फिर उसको डिवाइड क्यों किया था, मतलब डिवाइड क्यों करने के लिए मीटिंग बुलाई थी? इन सब कारणों के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। काय का? आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा तुम्हारा। काय का? जल्दी से बोलो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काय का देखेंगे? अफ्रीका का। ठीक है, काय का देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेटा? अफ्रीका का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है हमें देखना पड़ेगा। तो भाई क्यों था, कारण क्या था? सबसे बड़ी चीज जो है ये ह्यूज कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। कैसा है भैया? आपका एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ठीक है, और ह्यूज कॉन्टिनेंट होने के बाद भैया सेकंड जो आप क्या है यहाँ पे कि रिसोर्सेस जो है रिच है यहाँ पे। ठीक है, रिसोर्सेस कैसी है यहाँ पे? रिच है। अब क्या होगा सर, कैसा रिच है भैया? यहाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं वो लिख लें बेटा यहाँ पे क्या? ऐतिहासिक देख रहे हैं अपने। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। कहाँ की? अफ्रीका की। ठीक है, मतलब कि इतिहास देखेंगे पहले अपन 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए। कहेगा अफ्रीका का कि अफ्रीका के ऊपर आखिर इनने यूरोप के लोगों ने कब्जा किया ही क्यों था, ये कहानी जो है हमें देखनी है। ह्यूज कॉन्टिनेंट है क्या बेटा? एक बृहद जो है बेटा क्या है ये? एक बृहद क्या है ये? कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? महाद्वीप। क्या बोलते हैं यहाँ पे?
महाद्वीप। ये क्या है बेटा आपका, एक बृहद महाद्वीप है, यानी बहुत बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पे जितने भी संसाधन है ना, क्या बोला बेटा, यहाँ पे संसाधन है वो कैसे हैं बेटा, ज्यादा हैं। संसाधन कैसे हैं, ज्यादा हैं, या फिर बोल सकते हो प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, कैसे हैं, प्रचुर मात्रा में क्या है बेटा, यहाँ पे संसाधन है। कहां पर है प्रचुर मात्रा में संसाधन, अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और क्या बता रहा है भाई, एनिमल्स इन अबंडेंस। क्या भैया, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं या जो जानवर हैं, क्या बोला बेटा मैंने, जो जानवर हैं वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोगों के पास क्या है, जानवर जो है बेटा कैसे हैं बेटा, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कुछ रीजंस थे जिनके चलते क्या था, यूरोपियंस क्या बना रहे थे बेटा, इस पे अपनी निगाहें जो है टिकाए हुए थे। मतलब कि उनके मन में क्या जाग चुका था, यूरोपियंस के मन में, इन सब चीजों को देखते हुए जो यूरोपियंस थे आपके, क्या बोला बेटा, जो यूरोपियंस थे वो क्या हो गए थे बेटा, बिकेम ग्रेडी। ठीक है, मतलब लालच आ चुका था। क्या आ गया था बेटा, यूरोपियों के मन में क्या आ गया था, यूरोपियों के मन में क्या आ गया था, लालच आ गया था। किसके प्रति, अफ्रीका के प्रति। अफ्रीका को वो क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। तो कब्जा करने की श्रृंखला में यूरोप की कंट्रीज ने क्या किया, यहाँ पे क्या पहुंचे, वो यहाँ व्यापार के लिए पहुंचे। जो यूरोपियंस थे ना, अफ्रीका में काय के लिए आए भाई साहब, वही इंडिया जैसा किस्सा है, अफ्रीका में काय के लिए आए, बिजनेस करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। वो कहाँ आए, अफ्रीका में। और ट्रेड के माध्यम से इन्हें धीमे धीमे क्या कर लिया, इन्हें यहाँ पे आके, बोलिए, यहाँ पे आके क्या कर दिया, इन्हें कब्जा जमा दिया। व्यापार के माध्यम से, व्यापार तो एक बहाना था, असली मकसद क्या था, कब्जा जमाना था। कहाँ पे, अफ्रीका में। तो ये अपने असली मकसद में क्या हो गए, ये कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया भैया, अफ्रीकन लोग, सॉरी अफ्रीकन नहीं, यूरोपियन लोग क्या हो गए बेटा, कामयाब हो गए। किसमें कामयाब हो गए, अफ्रीका के ऊपर कब्जा जमाने में। ठीक है, और जब ये बेटा यूरोपियंस बेटा यहाँ पे आए, तो यूरोपियंस ने देखा अफ्रीका के अंदर क्या है भाई साहब, शॉर्ट ऑफ लेबर है। यहाँ पे क्या है भाई साहब, शॉर्ट ऑफ लेबर है। क्या है, शॉर्ट ऑफ लेबर है, मतलब कि मजदूरों की कमी है। किसकी कमी है भाई साहब, यहाँ पे मजदूरों की कमी है। मजदूरों की क्या ये कमी है, क्योंकि ये लोग ये देख रहे थे कि अफ्रीका के जो लोग हैं वो बेटा बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते, अफ्रीका के लोग बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते। तो बेटा ये चीजें उन्होंने जब देख ली, बेटा यहाँ पे क्या है, मजदूरों की कमी है, और जो अफ्रीकन है ना वो बिल्कुल भी क्या नहीं चाह रहे हैं, काम करना नहीं चाह रहे हैं। जो अफ्रीका के लोग हैं वो भाई साहब जो काम है या वर्क करना भाई साहब बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं अफ्रीका के लोग। तो भाई ये क्या करेंगे, अब ये कुछ ना कुछ 3-5 तो करेंगे, इनको अपना गुलाम बनाने के लिए, परमानेंट तरीके से इन पे काम कराने के लिए कुछ ना कुछ तो ये उठापटक करेंगे। तो इन यूरोपियंस ने क्या किया, कुछ यहाँ पे लॉज को क्या करना चालू किया, इम्पोज करना चालू कर दिया। ठीक है, तो उन लॉज में क्या है तुम्हारा, सबसे पहले नंबर का आता है, इनने क्या किया बेटा, हैवी टैक्स इम्पोज किया। इनने क्या किया भाई साहब, हैवी टैक्सों को क्या किया, हैवी टैक्स वर इम्पोज्ड। ठीक है, क्या बोला बेटा, हैवी टैक्स वर इम्पोज्ड, मतलब कि क्या तुम्हारा, क्या भारी करों को लगाया। क्या बोला इनने भाई साहब, भारी करों को लगाया, भारी करों को लगाया, भारी करों को लगाया। अब मन में आ रहा होगा आप लोगों के, सर कैसे लगा दिया, ये तो व्यापार कर रहे हैं। तो वही व्यापार करके इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया है। ठीक है, वही सेम जैसा इन्होंने फंडा जो यहाँ पे इंडिया के लिए अपनाया, वही सेम फंडा इन्होंने किसके लिए अपनाया, अफ्रीका के लिए इन्होंने अपनाया था। अपना इनने बिजनेस के लिए आए, बिजनेस के बाद क्या कर लिया, कब्जा। और ये सब करते हुए इन्होंने यहाँ पे एक चीज ये देखी, क्या है यहाँ पे, क्या है, शॉर्ट ऑफ लेबर है, यानी यहाँ का कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करना चाहता बेटा, काम यहाँ पे करना नहीं चाहता। ठीक है, तो इनने जब पावर में यहाँ पे आए ये लोग, कौन, यूरोपियंस, तो इनने यहाँ पे कुछ नियम निकाले। इनने क्या भैया, क्या कुछ टैक्स इनने इम्पोज कर दिए, किसके ऊपर, अफ्रीकन के ऊपर इनने टैक्स लगा दिए, जिससे क्या हो, ये टैक्स के डर के मारे क्या करें, काम करें। ठीक है, अब जब इनकी ये वाली भी दाल गली या फिर इनका भाई साहब ये काम नहीं हुआ, तो इनने एक टैक्स यहाँ पे, एक लॉ इनने और बनाया, जिसका क्या नाम रखा बेटा, इनहेरिटेंस का। किसका नाम रखा, इनहेरिटेंस लॉ, यानी उत्तराधिकार वाला इनने नियम बनाया कि परिवार का जितनी भी संपत्ति होगी किसी भी एक ही व्यक्ति के हाथ में जाएगी, या एक ही व्यक्ति क्या होगा उसको ले पाएगा, सारे के सारे लोग इसको नहीं ले पाएंगे। इसको क्या बोला गया हिंदी में बेटा, उत्तराधिकार का नियम। क्या बोला गया बेटा, उत्तराधिकार का नियम। क्या बोला गया इसको, उत्तराधिकार का नियम। ये भी इनने जो है बेटा बदल कर रख दिया, कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और क्या बोला इनने बेटा, क्या माइंड वर्कर्स वर कन्फाइंड टू कैंपस। ठीक है, जो माइंड वर्कर्स थे ना, इनको भाई साहब क्या कर दिया इनने, इनको क्या कर दिया, जो इकट्ठे अभी तक काम कर रहे थे माइंड वर्कर्स जो यहाँ पे, उनको भाई साहब इनने क्या है,
मजबूर कर दिया। कैसे कैसे मजबूर कर दिया इनको? मूव फ्रीली, मतलब कि ये क्या नहीं कर सकते बेटा, या फ्रीली वहां पे नहीं घूम सकते। जो माइन वर्कर्स थे वो आजादी की या स्वतंत्रता के साथ भाई साहब बिल्कुल भी वहां पे नहीं घूम सकते। कहां पे? उस माइन के एरिया में जहाँ पे खनन काम कर चल रहा होगा। तो ये जो है इनने 3 चीजें यहाँ पे चेंज कर दी। कहाँ? अफ्रीका के अंदर। लेकिन बेटा अफ्रीकन लोग इन सब के बाद भी उन पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अफ्रीका की बेटा जो पावर थी ना, मेन पावर अफ्रीका के लोगों की, वो क्या थी भाई साहब? उनके कैटल्स थे। कौन थी उनकी मेन पावर? कैटल्स थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा एक बीमारी फैलती है कुछ टाइम पे, ठीक है। और जिस बीमारी का नाम क्या है आपका? रेंडर पेस्ट। क्या नाम है यहाँ पे? रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी। कब फैलती है अफ्रीका में? ये 1880 के दशक में, ठीक है। 1880s के टाइम पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे एक बीमारी फैलती है। इसका नाम क्या है आपका? रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी। अब क्या हो सर, ये रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी फैली कैसे अफ्रीका में? तो वो सुन लीजिए कैसे फैलती है रेंडर पेस्ट नाम की बीमारी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ब्रिटिश एशिया से, ठीक है। ब्रिटिश एशिया जैसा कि भाई साहब कौन सा ब्रिटिश एशिया तुम्हारा, कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इन कंट्रियों में भाई साहब क्या ब्रिटिशों का राज था, वो वाला तुम्हारा ब्रिटिश एशिया वाला भाग। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जहां जहां इन्होंने कब्जा करके रखा था वहां, तो वहां से क्या होता है बेटा, कुछ कैटल्स भेजे जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं? कुछ कैटल्स। और ये कैटल्स कैसे होते हैं आपके? इन्फेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं ये? इन्फेक्टेड होते हैं। कहाँ आते हैं आपके? अफ्रीका में। अब क्या हो सर, अफ्रीका में आए क्यों थे? अफ्रीका में आए थे ये सेना के खाने के लिए। किसके लिए आए थे ये? जो वहां पे जो सिपाही थे या जो सोल्जर्स थे उनको भोजन के लिए, या उनके भोजन के लिए क्या हुआ था, ये लोग आए थे। कौन आया था? ये कैटल्स आए थे इन्फेक्टेड वाले। और इन्हीं इन्फेक्टेड कैटल्स से क्या होता है, अफ्रीका के कैटल्स में, अफ्रीकन कैटल्स में क्या फैल जाती है, ये बीमारी फैल जाती है। और इस बीमारी के चलते अफ्रीका के जो है बेटा 90% कैटल क्या होते हैं बेटा, मारे जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? मारे जाते हैं। अब देखो भाई, इनकी जो मेन पावर थी, जो कैटल्स थे, वो क्या हो गए? मारे गए। तो ज्यादा के सारे भैया बेचारे जो हमारे जो अफ्रीकन जो मित्र थे उस समय के, ठीक है, जो अफ्रीकन थे वो क्या हो गए? मजबूर हो गए। अब क्या हो सर, काय के लिए मजबूर हो गए? काय के लिए? काम करने के लिए मजबूर हो गए। और इतिहास के अंदर ये बिल्कुल भी वर्णन कहीं भी नहीं है कि ये जो बीमारी है अपने आप फैली है या फिर इन्हीं ब्रिटिशों के द्वारा जानबूझकर इस बीमारी को फैलाया गया, ये कहीं भी नहीं बताया जाता। या ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ब्रिटिशों का ये एक क्या था, एक हथकंडा ही था। अब ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, पर प्रूफ नहीं है कि इन्होंने जानबूझ के इस बीमारी को फैलवाया था। केवल ये कहा जाता है कि कुछ कैटल्स आए, उन कैटल्स से कैटल्स में ही बीमारी फैल गई। वो कैटल जो आए वो कैसे थे बेटा? इन्फेक्टेड थे, ठीक है। और वो बीमारी जो फैली उसका क्या नाम था आपका? रेंडर पेस्ट नाम का, या फिर इसको इस नाम से जानते हैं, कैटल प्लग के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को समझ में आई होगी। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं जिन्होंने बेटा नोट नहीं किया वो जल्दी से नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। और यहाँ पे बेटा एक छोटी सी बेटा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। क्या बेटा बात बताना हूँ मैं आपको, कि यहाँ पे जो काम करने के लिए मजबूर तो हुए अफ्रीकन, लेकिन कहाँ पे काम करने के लिए मजबूर हुए? प्लांटेशंस में। कहाँ पे काम करने के लिए मजबूर हुए? ये प्लांटेशन, मतलब कि बागानों में। कहाँ पे बेटा? बागानों में। जो ये अंग्रेज वगैरह हो गए, बागान वगैरह बने हुए थे, इन सब में क्या हो गई, ये काम करने के लिए बेटा मजबूर हो गए बागानों में। और कहाँ पे काम करेंगे ये बागानों के साथ साथ में? माइंस में। कहाँ पे बेटा? माइंस में। माइंस क्या तुम्हारी? खदान है, ठीक है। क्या है बेटा? खदान है। अब क्या हो सर, ये सॉरी यहाँ पे एक और सुधार कर लेना, ये 2.3 वाली हेडिंग नहीं है, 2.4 वाली हेडिंग है, ठीक है। तो नंबर भी अपना सही कर लेना। और जो भी मेरे प्यारे साथियों ने नोट नहीं किया वो जल्दी से क्या कर लें, इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी मेरे प्यारे मित्रों को ये कहानी समझ में इतनी सी आई होगी। जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बेटा अफ्रीका का, बेटा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे देख लिया है। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेटा हमने अफ्रीका का देखा था, कि किस तरीके से यूरोपियंस ने क्या किया, यहाँ पे इस अफ्रीका के रिसोर्सेस का अपने मन मर्जी तरीके से यूज किया। और ये जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज थी, इनमें जब आपस में जब बेटा क्लैशेस बढ़े, आपस में जब इनमें लड़ाइयाँ बढ़ी, तो ये लोग इसी अफ्रीका को लेके एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। और वहाँ पे इकट्ठे होकर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको वैसा बांटने के लिए मीटिंग की। किसको बांटने के लिए मीटिंग की इन्होंने? इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट को बांटने के लिए इन सभी देशों ने क्या की? मीटिंग की, ठीक है। इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी के मन में आ गई होगी। सबको मेरे प्यारे साथियों को समझ में ये कहानी जो है आई
होगी। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अपने बेटा चैप्टर में हम आगे की ओर। हेडिंग नंबर है बेटा आपकी क्या 2.5। ठीक है, सभी लोग क्या करें 2.5 हेडिंग को देखें। और 2.5 जो हेडिंग है वो क्या है आपकी इंडेंच्योर्ड लेबर। भाई कौन सी हेडिंग है भाई ये इंडेंच्योर्ड लेबर, कौन सी है आपकी इंडेंच्योर्ड लेबर। इंडेंच्योर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्या पढ़ोगे बेटा इंडेंच्योर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। अब क्या होगा सर, ऐसे इंडेंच्योर्ड लेबर को क्या कहा जाता है, इसको भाई साहब आप दो शब्द दे सकते हो, या तो इसको बोल सकते हो क्या बंधुआ मजदूर, क्या बोल सकते हो इसको बेटा बंधुआ मजदूर, या फिर इसको बोल सकते हो क्या गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया क्या बोल सकते हो गिरमिटिया मजदूर। और इस माइग्रेशन को बोल सकते हो क्या बेटा प्रवास। ठीक है, बताता हूं मैं क्या होता है। और यहाँ पे बेटा बात समझ में आ रही होगी क्या की कर रहे हैं बेटा, भारत की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रवास करेगी लेबर, यानी प्रवास माने या माइग्रेशन माने क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना या एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लगना, यही क्या कहलाता है माइग्रेशन कहलाता है या प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में क्या करने वाले हैं बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, क्या बात है यहाँ पे इंडेंच्योर्ड लेबर, इसको क्या बोला जाता है हिंदी में बंधुआ मजदूर या फिर गिरमिटिया मजदूर। ये होता क्या है एक अनुबंध पे एक कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग क्या होते हैं ये जाते हैं किसी ना किसी ठेकेदार के अंडर में एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे बात कहीं की हो रही है भारत की, तो ये भारत से कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो उस समय जो इंडेंच्योर्ड लेबर भैया सबसे ज्यादा जो 3 जगह पे गई थी उस 3 जगह का नाम क्या है। पहले का नाम तो तुम्हारा क्या है फिजी, पहले का नाम क्या है बेटा आपका फिजी। दूसरे का नाम क्या है बेटा आपका मॉरिशस, क्या नाम है बेटा मॉरिशस। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है बेटा मॉरिशस और तीसरे का नाम क्या है बेटा कैरिबियन आइलैंड। ठीक है, कैरिबियन आइलैंड। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है बेटा आपका कैरिबियन आइलैंड। ठीक है, पहला आपका क्या है बेटा फिजी, क्या नाम है बेटा आपका पहला फिजी, दूसरे का क्या नाम है बेटा मॉरिशस, क्या नाम है आपका मॉरिशस। ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या नाम है कैरिबियन, क्या नाम है बेटा कैरिबियन द्वीप। ठीक है, यहाँ इन 3 जगहों पे क्या हुई थी यहाँ पे इंडेंच्योर्ड लेबर गई थी कहाँ से बेटा इंडिया से। कहाँ से गई थी ये लेबर इंडिया से गई थी या भारत से गई थी। ये लेबर काम करने के लिए गई थी प्लांटेशंस में या चाय बागानों में, या किस पे गई थी बेटा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गई थी। काय पे गई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गई थी। तो बेटा क्या बताया मैंने आपको ये 3 जगहों पे क्या हुआ था, ये सबसे ज्यादा जो है लेबर गई थी कहाँ कैरिबियन द्वीप पे मॉरिशस पे और फिजी में। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हुई थी ये लेबर जो है गई थी। अब प्रश्न ये उठ के आता है कि सर ये गई तो थी लेबर लेकिन ये गई क्यों थी, वाई क्यों गई थी, ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ के आता है। ठीक है, ये लेबर गई क्यों थी, तो बेटा आपको मैं बता देता हूँ इसके जाने का कारण क्या था लेबर का, कि जो लैंड रेंट थे मतलब कि आपकी जमीन के जो कर वगैरह थे या जमीन का जो किराया वगैरह था वो क्या हो चुका था भाई साहब इनका डिक्लाइन हो चुका था। ठीक है, और भाई साहब एक कारण इसका क्या होता है तो मतलब सॉरी डिक्लाइन नहीं, डिक्लाइन तो गलत बोल दिया मैंने, क्या लैंड रेंट क्या हो चुका था आपका हाई हो चुका था। और जो कॉटन की जो इंडस्ट्री थी बेटा भारत के अंदर यहाँ पे जो हथकरघे वगैरह जिनसे बेटा ये बनाया करते थे अपनी जीविका चलाते थे, इनकी कॉटन इंडस्ट्री क्या हो चुकी थी ये डिक्लाइन हो चुकी थी, मतलब खत्म हो चुकी थी अंग्रेजों के कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे भाई साहब क्या किया गया था माइंस और प्लांटेशन के लिए क्या करा ली गई थी भाई साहब, प्लांटेशन के लिए क्या कराई गई थी, जो जमीन थी उसको क्या करा लिया गया था खाली करा लिया गया था, या खेती वाली जमीन को हटाकर क्या कर लिया गया था भाई साहब वहाँ पे माइंस कर दी गई थी। माइंस जानते हो क्या होती है खदानें आपकी, और प्लांटेशन आपके बागान। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री क्या होगी बेटा आपकी कपास उद्योग, क्या होगी कपास उद्योग। और जो लैंड रेंट है आपका जमीन के कर या फिर जमीन का जो किराया है वो क्या हो गया था बेटा बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और जितने भी भाई साहब वहाँ के वो किसान वगैरह जो गरीब लोग थे वो भाई साहब रेंट और उनका जो भाई साहब जितना भी डेप्ट था जो कर्जा था उसको चुकाने में क्या हो गए थे, इन सबको चुकाने में क्या हो गए थे इसको नाकाम, क्या हो गए थे चुकाने में नाकाम या असमर्थ हो गए थे। तो इन सब कारणों के चलते भाई साहब लोगों ने क्या अपनाया माइग्रेशन अपनाया इंडिया से कहाँ के लिए इन 3 जगहों के लिए। और ये माइग्रेशन जो है वो कराया किसके द्वारा गया बेटा ब्रिटिशर्स के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा।
ठीक है, यानी अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया ये माइग्रेशन? अंग्रेजों के द्वारा ये माइग्रेशन कराया गया, प्रवास। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाना ही क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। वापस बताता हूँ, गिरमिटिया मजदूरी, अनडेंटेड लेबर बेटा क्या होता है? ये वह होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो, और मैं ठेकेदार हूँ, कोई सी व्यक्ति को मैं ले जा रहा हूँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊंगा कम से कम। यहाँ पे बेटा कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा कितने सालों के लिए होता था बेटा? 5 सालों के लिए। कितने टाइम के लिए होता था ये कॉन्ट्रैक्ट? 5 सालों के लिए होता था। ठीक है, इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप सभी को समझ में आई होगी। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया से बेटा किसी अदर कंट्री में माइग्रेशन हुआ था, इंडिया से इंडिया के अंदर में ही हुआ था। तो इंडिया से भाई साहब सबसे ज्यादा लोग कहाँ पहुंचे थे? माइग्रेट होके इंडिया में असम में पहुंचे थे। असम में कहाँ से पहुंचे थे? कहाँ से पहुंचे थे? यूपी बिहार वाले रीजन से ये लोग पहुंचे थे, माइग्रेट हो गए। कहाँ पे भाई साहब? असम से। असम में कहाँ पहुंचे थे? असम में। अब असम में जाने का क्या कारण था? क्योंकि असम में क्या बने हुए थे आपके? चाय के बागान बने हुए थे। क्या बने हुए थे? चाय के बागान थे असम वाले रीजन में। तो यहाँ पे बेटा लोग क्या यूपी बिहार वाले क्षेत्रों से, वर्तमान यूपी बिहार वाले क्षेत्रों से जा रहे थे कहाँ पे? असम की ओर माइग्रेट हो कर। ठीक है, इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों समझ में आई होगी। अब एक कहानी और सुन लीजिए बेटा, यहाँ पे इंडेंटेड लेबर जो रहती थी, गिरमिटिया मजदूर, इनको बेटा काफी सारी हॉरिबल कंडीशंस में बेटा क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था। ठीक है, ऐसी ऐसी कंडीशंस में इन लोगों को काम करना पड़ता था जहाँ पे इनकी जान को क्या होता था? बहुत ज्यादा खतरा रहता था। कोई भी इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता था किसी भी प्रकार का, और बहुत ही बुरा व्यवहार इन लोगों के साथ में किया जाता था। लेकिन ये फिर भी मजबूरन क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। लेकिन बेटा भला हो हमारे लीडर्स का कि 1921 में, आपको पता है बेटा, मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया है कि 1921 में क्या चला था? यहाँ पे एक आंदोलन चला था, और उन आंदोलन को के कारण क्या हुआ था? इस एक्ट को या इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? पूरी इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि 1921 में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे इंडिपेंडेंस दिलाने में जो लीडर्स ने जो सहायता की, उन लीडर्स के द्वारा इन मजदूरों के लिए क्या उठाई गई? आवाज उठाई गई। क्या उठाई गई बेटा? आवाज उठाई गई। और उसका फायदा यह हुआ कि ये व्यवस्था, अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और बेचारे ये जो मजदूर थे वो सब क्या हो गए? बच गए। और आगे चल के इन मजदूरों ने हमारे भारत की स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। तो ये मजदूर बेटा सम्मान का क्या है? पात्र हैं। यहाँ तक की कहानी जिन बच्चों को समझ में आई हो वो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जल्दी से नोट करो, और फिर बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की ओर। तो मेरे प्यारे सभी साथियों को बेटा यहाँ तक की कहानी समझ में आई हो, नोट भी आप, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि सबने नोट कर लिया होगा। और बढ़ते हैं बेटा अपने चैप्टर की में आगे की तरफ। 2.6 वाला पॉइंट आप निकाल लीजिए और डाल लीजिए अपनी हेडिंग क्या? 2.6। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? 2.6 हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? भारतीय उद्यमियों के बारे में, या इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो भारतीय उद्यमियों ने क्या काम किया, अब इनके बारे में भी, इस दौरान वो भी एक्टिव हो ही रहे थे। तो 2.6 आप क्या डाल सकते हो यहाँ पे बेटा? हेडिंग जो है डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? 2.6 हो जाए। हेडिंग बनेगी क्या तुम्हारा? इंडियन, क्या बनेगी बेटा? इंडियन एंटरप्रेन्योर एब्रॉड। क्या बनेगा बेटा? एंटरप्रेन्योर एब्रॉड। मतलब भारतीय उद्यमियों के बारे में क्या लोगे बेटा? यहाँ पे जानकारी आप लोगे। ये सही कर लो इसको यार, EUR। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में क्या लोगे बेटा? यहाँ पे आप जानकारी लोगे। तो 19वीं सेंचुरी की बात है। किसकी बात है बेटा? 19वीं सेंचुरी की बात है। 19वीं शताब्दी बोलेंगे इसको, सेंचुरी को क्या बोलेंगे? यहाँ पे हिंदी वाले लिख लें मेरे प्यारे साथी, क्या बोलेंगे? 19वीं सेंचुरी या 19वीं शताब्दी इसको बोलेंगे। यहाँ पे बेटा एक ग्रुप हुआ करता था, किसका बेटा? शिकारीपुरी श्रॉफ का। किसका? शिकारीपुरी श्रॉफ नाम का एक ग्रुप हुआ करता था। शिकारीपुरी श्रॉफ नाम का। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। क्या लिखोगे? शिकारीपुरी श्रॉफ। ठीक है, क्या लिखोगे? शिकारीपुरी श्रॉफ। और यहाँ पे एक और इनके साथ में था नट्टू कोटाई चेटियार्स। ठीक है, नट्टू कोटाई चेटियार्स, हिंदी में भी लिख लो नट्टू कोटाई
चेटियार। ठीक है, ये क्या था बेटा, ये ग्रुप था, किसका ग्रुप था, ये फाइनेंसर थे ये लोग। कौन थे ये लोग भाई साहब, फाइनेंसर थे ये। ठीक है, कौन थे ये, फाइनेंसर थे। ये क्या करते थे, लोगों को कर्ज देने का काम करते थे। ये जो दो ग्रुप हैं वो क्या करते थे, लोगों को कर्ज देने का काम करते थे। स्पेशली भाई साहब ये फाइनेंस करते थे किसको भाई साहब, स्मॉल फार्मर्स को। किसको, स्मॉल फार्मर्स को। फार्मर कहाँ के होते थे भाई साहब, भारत के। कहाँ के होते थे, भारत के। कैसे करते थे, क्यों करते थे, वो पूरी कहानी सुनिए। ये शिकारीपुरी सराफ, ये नट्टी कोटाई चेटियार क्या करते थे बेटा, फाइनेंस करते थे पैसा स्मॉल फार्मर्स को। लेकिन क्यों, क्योंकि हर स्मॉल फार्मर चाहता था उस समय पे कि मेरा जो माल है, मेरी जो ऐसा क्रॉप है वो कहाँ पहुंचे, एक्सपोर्ट होके इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचे। तो ये लोग जो किसान ऐसा चाहते थे उन किसानों को पैसा देते थे। ठीक है, क्यों देते थे पैसा, क्योंकि बेचारे इन छोटे छोटे किसानों के पास पैसा नहीं होता था। ठीक है, तो इनकी फसल जिससे वह क्या पहुंच सके, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट हो जाए, पहुंच जाए इनकी फसल, तो इसके लिए भाई साहब क्या करते थे, पैसा फाइनेंस करते थे। आप क्या हो सर, इनके पास पैसा कहाँ से आता था, तो ये लोग भाई साहब पैसा पता है कहाँ से लेते थे, आप सोचो कहाँ से लेते होंगे। ये दोनों लोग जो मिलके पैसा लेते थे, कहाँ से लेते थे, यूरोपियन बैंकों से। कहाँ से लेते थे, ये यूरोपियन बैंकों से पैसा लेते थे। ठीक है, एक तो सोर्स इनका एक था, और दूसरा सोर्स था इनका खुद का भी रुपए होता था। ठीक है, जो रुपए था ना खुद का, किसका था भाई साहब, इनका खुद का भी था। अब क्या हुआ सर, इसमें इनको क्या फायदा था, तो या तो ये इन किसानों की जो फसल थी ना, जो क्रॉप थी ना, उस पर क्या करते थे, परसेंटेज ले लेते, या फिर भाई साहब इन किसानों को जितना भी ये कर्ज दे रहे हैं, जो डेप्ट दे रहे हैं, उसका क्या लेते थे भाई साहब, इंटरेस्ट, यानी इसको क्या लेते थे भाई साहब, ब्याज ले लेते थे। क्या लेते थे, ब्याज लेते थे। ठीक है, जो कर्ज था, कर्ज पे क्या लेते थे भाई साहब, ब्याज, या फिर फसल पे क्या लेते थे, अपना अंश डाल देते कि भैया जितनी भी आपकी बिक है उसमें से हमें 10% चाहिए, पूरे के पूरे फायदा में से। ये कौन करता था, शिकारीपुरी सराफ करते थे, और ये इनको पैसा उपलब्ध कराते थे अपनी फसलों को ऊंचे दामों पे बेचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। तो इनने काफी सारी मदद की, किसकी, किसानों की। ठीक है, और यहाँ पे बेटा एक और आता है नाम, हैदराबादी। किसका नाम आता है बेटा, हैदराबादी सिंधीज का। किसका नाम आता है यहाँ पे, हैदराबादी सिंधीज का। ये भी भाई साहब काय का काम करते थे, एक्सपोर्टिंग का काम ही करते थे, लेकिन ये फॉलो करते थे किसको, यूरोपियंस को। किसको फॉलो करते थे, ये यूरोपियंस को फॉलो करते थे। 1860 के समथिंग की बात है। ये कब की बात है बेटा, 1860, 1860s की बेटा ये बात है। और ये फॉलो किसको करते थे, यूरोपियन कंट्रीज को, या उनके ट्रेडों को क्या करते थे, ये फॉलो करते थे। ठीक है, क्या नहीं, ठीक है बताओ। और इन लोगों ने क्या किया था, अलग अलग डिफरेंट सी पोर्टों पे क्या बना के रखे थे बेटा, अपने अपने गोदाम बना के रखे थे। काय के गोदाम बना के रखे थे इनने, माल के। काय के गोदाम बने रखे थे, ये मतलब ट्रेडिंग करते थे यूरोपियन कंट्रीज पे। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आपको बेटा यहाँ पे 19वीं शताब्दी के दौरान शिकारीपुरी सराफ और नट्टू कोटाई चेटियार नाम के, और एक आपका हैदराबादी सिंधीज के नाम से बेटा क्या मिलते हैं यहाँ पे, ये मिलते हैं। कौन, ये दो एंटरप्रेन्योर, ये 2-3 जो है ग्रुप्स मिलते हैं, वो काम कर रहे थे काय के लिए, भारत के लिए। भारत में बेटा ये एंटरप्रेन्योर थे, उद्यमी इनको बोला सकता है, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर ये थे उस समय के। ठीक, इतनी सी कहानी आपकी 2.6 में दी हुई है, जो कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है और आने लायक है। ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो वही आगे की तरफ बढ़ते हैं 2.8 की तरफ, सॉरी 2.7 की तरफ। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने देख ली, दो एंटरप्रेन्योरों के बारे में कहानी थी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। सभी मेरे प्यारे साथी क्या करें, 2.7 डालें अपने अपने उसमें नोट्सों में, और नोट्स बनाना बेटा चालू करें। फालतू में बैठ के टाइम पास के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। ठीक है, हेडिंग में क्या बनेगा बेटा, 2.7। 2.7 में आपकी किसके बारे में कहानी है, इंडियन ट्रेड के बारे में कहानी है। किसके बारे में कहानी है बेटा, यहाँ पे इंडियन ट्रेड के बारे में जो है यहाँ पे कहानी दी हुई है। अगला है आपका, इसमें ही साथ में कोलोनाइजेशन। क्या है बेटा, कोलोनाइजेशन एंड द ग्लोबल सिस्टम। कोलोनाइजेशन एंड द ग्लोबल सिस्टम, किसके बारे में बात हो रही है बेटा, ग्लोबल सिस्टम के बारे में क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है। तो वही 1780 की कहानी है। 1780 का जो टाइम था, उस समय का दशक था। उस समय बेटा इंडिया के बीच में, किसके बीच में, इंडिया के बीच में और आपका ये ब्रिटेन के बीच में बेटा क्या चलता था, ट्रेड चलता था। क्या चलता था बेटा,
ट्रेड चलता था। अब क्या वो सब ट्रेड ये काय का होता था भाई साहब, कॉटन क्लॉथ्स का। काय का ट्रेड था ये, कॉटन क्लॉथ्स का, मतलब कि सूती वस्त्रों का। क्या बोलोगे इनको, सूती वस्त्रों का। काय का था ये, सूती वस्त्रों का ट्रेड था। ट्रेड मतलब तुम्हारा क्या, व्यापार, ठीक है। तो इसमें ना भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होता था, भारत हमेशा प्लस में ही रहता था, किससे, ब्रिटेन से। लेकिन आप लोगों को बताया ही है वो समय था यहाँ पे क्या होने लगा था बेटा, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा था। औद्योगिक क्रांति ने क्या ले लिया था यहाँ पे, जन्म ले लिया था। औद्योगिक क्रांति यहाँ पे होने लगी थी, कहाँ बेटा, ब्रिटेन में। तो यहीं पे क्या होने लगा था बेटा, ब्रिटेन में मशीनें आ चुकी थी कपड़ा बनाने वाली, और यहाँ के जो लोकल जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, जितने भी कौन थे यहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोगों ने क्या किया, इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, प्रेशर डाला, प्रेशर किया या दबाव डाला। किसके ऊपर ये दबाव डाला भाई साहब, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। किसके ऊपर डाला ये, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। क्या दबाव डाला, कि भारत का जो कपड़ा है, जो भाई साहब कॉटन है, क्लॉथ है, जितना भी कॉटन क्लॉथ, ब्रिटेन में आना क्या कर दो, इसको रोक दो। अगर रोक नहीं पा रहे हो तो फिर इस पर क्या बढ़ा दो भाई साहब, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। क्या लगा दो इस पर, इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दो, या फिर इसको क्या लगा दो, टैरिफ ज़्यादा लगा दो। क्या लगा दो इस पर, टैरिफ ज़्यादा लगा दो। टैरिफ या इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होती है बताता हूँ मैं अभी, ठीक है। क्यों लगा दो, कारण सुनो, क्योंकि जिससे क्या हो जाए भाई साहब, यहाँ की इंडस्ट्रियाँ क्या कर जाएँ, ग्रो कर जाएँ, कहाँ की, ब्रिटेन की कर जाएँ, ठीक है। टैरिफ क्या होता है, ऐसे मान लो ये हमारा क्या है, तुम्हारा प्यारा होम, तुम्हारा ये इंडिया है। इंडिया से कोई कपड़ा कितने में निकल रहा तुम्हारा, 30 रुपये में निकला, और ये तुम्हारा क्या है भाई साहब, ब्रिटेन है। यहाँ तक ये कपड़ा पहुँच रहा है, तो अभी तक कितने में पहुँच रहा है, मान लो 50 रुपये में। अब इनने यहाँ पे इसकी ब्रिटेन की सीमा में, ये कोई ब्रिटेन का क्या है, बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे इन्हें क्या लगाया, एक टैरिफ लगा दिया, या फिर एक इम्पोर्ट ड्यूटी रख दी कि ये जो 30 रुपये का कपड़ा है ना इंडिया का, ये भाई साहब इस तरह तब आएगा, इस पर पहले यहाँ पे कितना टैक्स ले लिया जाएगा, 100 रुपये टैक्स ले लिया जाएगा, या मान लो कितने रुपये टैक्स ले लिया जाएगा, 200 रुपये टैक्स ले लिया जाएगा। तो ये कपड़ा ये भाई साहब यहाँ 50 का बिक रहा था, आप कितने का बिकेगा, यहाँ पे 230 का बिकेगा। और ब्रिटेन वालों का कपड़ा ऑलरेडी यहाँ पे कितने का बिक रहा है, 100 रुपये का पहले से बिक रहा है। तो अब आदमी क्या खरीदेगा, सस्ता या महंगा, सस्ता ज़्यादा खरीदा जाएगा, महंगा जो है कम खरीदा जाएगा, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या हो जाएगी, इंडियन कपड़े की पकड़ जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कारण से भाई साहब इनने क्या कराया, इनके ऊपर प्रेशर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि इनके कपड़े को क्या करो, रोको। अगर रोक नहीं पा रहे हो तो क्या करो, इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर टैरिफ इनके ऊपर ठोको, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी या टैरिफ को क्या बोला जाएगा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई साहब, जल्दी से बता दो, आयात शुल्क। क्या बोलेंगे इसको, आयात शुल्क लगा दो। क्या लगा दो इनके ऊपर, आयात शुल्क लगा दो, ठीक है। हिंदी वाले लिख लो, क्या लगाना है, आयात शुल्क या आयात कर भी बोल सकते हो। शुल्क की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कर। क्या लिख सकते हो, कर, आयात कर लगा दो, ठीक है। इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो भाई जब ये कर लगाए गए, जब ये सारी चीजें हुई, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा। तो एक आंकड़ा है, आंकड़ा क्या कहता है बेटा, रिकॉर्ड है बेटा, आपकी किताब में दिया हुआ है कि 1800 के दौरान जो भाई साहब कपड़ा 30% कहाँ ब्रिटेन के लिए जा रहा था, तुम्हारा जितना भी तुम्हारा जो क्लॉथ था ना, जितने 30% जो क्लॉथ जा रहे थे, वो अगले 50 सालों में 1850 तक आते आते क्या हो गया, आधा रह गया भाई साहब। कितने परसेंट रह गया, 15% रह गया। और आगे ये चलकर तुम्हारा 1870 तक, ठीक है, आगे आने वाले 20 सालों में ये घटकर कितना रह गया, मात्र 3% रह गया इन टैरिफों की कारण, ठीक है। तो इंडियन मार्केट जो है भाई साहब क्या हो चुकी थी भाई साहब, डाउन होने लगी थी। भारत का कपड़ा वहां पे बिकना क्या हो गया था, कम हो गया था। कहां पर, ब्रिटेन के अंदर या फिर यूरोप के अंदर अन्य कंट्रियों में, ठीक है। ये आंकड़ा बेटा आपका काय का, केवल और केवल अभी ब्रिटेन का। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि इन लोगों ने कितना जो है फायदा उठाया है, कहाँ, हमारे भारत, प्यारे भारत देश का, ठीक है। इतनी सी कहानी नोट करो, फिर मैं बताता हूँ आगे। हाँ तो बेटा यहाँ पे देखो, ये तो कपड़े का मैंने आपको बता दिया कि ये जो कपड़े का आंकड़ा आ गया था। अब इसके बाद, अब इधर ये कपड़ा बन रहा था ना ब्रिटेन में, इसके लिए कपड़े को बनने के लिए इनको क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल। क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब तुम्हारा कच्चा कपास चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था इनको। क्या चाहिए था भाई साहब, कच्चा माल चाहिए था। रॉ मटेरियल माने माल, और कच्चा माल भाई साहब क्या था भाई साहब, कपास। और कपास जा कहाँ से रहा था भाई साहब, इंडिया से। कहाँ से जा रहा था ये पूरा, इंडिया से। तो एक आंकड़ा बताता है क्या कि 1812 के दौरान जो 0.5% इसका क्या था तुम्हारा, इंपोर्ट था। किसका इंपोर्ट था, 1850
1812 के दौरान तुम्हारा एक्सपोर्ट हो रहा था क्या, तुम्हारा कपास इतना हो रहा था 0.5%, और आगे आंकड़ा तुम्हारा ये बता रहा है कि 1871 आते आते, ठीक है, कितना 1871 आते आते ये 0.5% से कितना हो गया, ये 33% हो गया। मतलब कि क्या, कच्चा माल जाने लगा कहाँ पर ब्रिटेन में, ठीक है, क्या होने लगा, कच्चा माल भारत से जाने लगा ब्रिटेन में, कच्चा कपास जाने लगा। इन लोगों ने कपड़ा बना के फिर कहाँ भेजा, भारत के अंदर भेजा। अभी उल्टा चल रहा था, इससे पहले भारत से कपड़ा जाता था, कच्चा माल नहीं जाता था, कम जाता था, ठीक है। तो अब हो गया जस्ट इसका उल्टा, क्या, इनने बस कच्चा माल मंगाना चालू किया भारत से, और भारत से कच्चा माल क्यों जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी सरकार किसकी थी, ब्रिटिशों की थी, गवर्नमेंट की थी। तो इन लोगों ने बेटा यहाँ से कम दामों पे को कच्चे माल को खरीदा किसानों से, और कम दामों पे ही उनको दे दिया। उनको बेटा क्या हो गया, मुनाफा हो गया, और उनको क्या हुआ बेटा, कपड़े में बहुत ज्यादा फायदा हुआ, कपड़े को बनाने में, ठीक है। और सस्ते दामों पे उनको कपड़ा मिलने लगा, मतलब ब्रिटेन वालों को सस्ते दामों पे कच्चा माल मिल रहा है, तो जो कॉस्ट बैठ रही थी उनको, जो प्रोड्यूसिंग की जो कॉस्ट बैठ रही थी, मैन्युफैक्चरिंग की, वो कम बैठ रही थी। तो भाई साहब इनका कपड़ा भारत में आके बिकने लगा, और सस्ते दामों पे बिकने लगा। भारत का कपड़ा स्वतः ही भारत के अंदर ही महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया, क्योंकि भारत के जितने भी भाई साहब उस समय के वीवर्स थे, उस समय के जो बनाने वाले थे कपड़े को, उनको इन अंग्रेजों ने कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के चलते उन भारत के लोगों का माल ही भारत के लोगों को महंगे दामों पर बेचा, और जबकि अंग्रेज के लिए जो एक्सपोर्टेशन भारत से जा रहा था वो था सस्ता, ठीक है। तो इनके चलते हमारे भारत का जो उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग थे, वो एकदम क्या हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे या हो रहे थे, एकदम वेंटिलेशन होता है ना, वेंटिलेशन, तो एकदम वेंटिलेटर पे ये क्या हो चुके थे, पहुंच चुके थे हमारे सूती वस्त्र उद्योग भारत के। इतनी सी कहानी मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आप सर क्या हुआ कि आगे क्या हो गया, सर इतनी सब कहानी हुई, इनने इतना मुनाफा कमा लिया, इनने फिर इस पैसे का किया क्या, तो भैया इन जब ब्रिटेन वालों ने इस पैसे का क्या किया कि भारत में जितने भी ऑफिसर्स थे ना, इस भारत को भाई साहब क्या कब्जा करके रखे हुए थे, उन सबके पेमेंट किए, इनने क्या किया भाई साहब, पेमेंट किए। काय में पेमेंट किए, सैलरी दी इनको, क्या दी इनको, सैलरी। मतलब भारत से ही कच्चा माल जा रहा है, मुनाफा भी भारत से ही कमाना है, और सैलरी भी भारत के उन्हीं लोगों को देना है कि जो भारत पे क्या बना के रखे हैं, ग्रिप बनाकर रखे हैं। देख रहे हो कितनी बड़ी राजनीति है। और क्या किया इनने इस पैसे का, इनने भाई साहब अपने बाकी अदर कंट्रीज पे जो कब्जा बना के रखे थे, और इनकी जो बिलिंग थी उन कंट्रीज की, जितना भी जो हिसाब किताब था, उन सब हिसाब किताबों को निपटाने के लिए इसी पैसे का उपयोग इन ब्रिटेन वासियों ने किया। तो ये सब जो है षड्यंत्र जो है इतिहास में हमारे भारत देश के साथ हुए। इसी के साथ बेटा आपका 2.7 तक यह होता है कंप्लीट। और अब जो बेटा अपन पढ़ेंगे नंबर 3 की जो हेडिंग है आपकी, कौन सी हेडिंग है अभी नंबर 3 की, द इंटर वार इकोनॉमी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसकी इकोनॉमी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक आएगा नंबर 3 वाला काफी इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड 10th के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द आर के गुरुजी से, और पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को बूस्ट करते रहिए। धन्यवाद।